गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अभी कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ये किसी भी एग्जाम में अगर बात करें, जैसे यूपी आरओ में अगर बात करें तो इससे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन। उसके साथ अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यहां भी आपका 18 से 20 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। बीपीएससी की देखें अगर, तो यहां भी लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक सामान्य भूगोल के अंतर्गत अगर बात करें तो उसमें अभी तक हम लोगों ने भारत का एक सामान्य परिचय देखा। भारत का एक सामान्य परिचय, इस टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया है। दूसरी अगर बात करें तो हम लोगों ने भारत के हिमालय की नदियां, हिमालय पर्वतमाला का डिटेल में अध्ययन किया। ठीक है, जैसे हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन से हिमालय पर कौन सी चोटियां हैं, कौन से दर्रे हैं, कौन से हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। तीसरा अगर देखें, तीसरे टॉपिक के अंतर्गत तो हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो मुख्य रूप से पठार है, जैसे आपने देखा अरावली था, मेवाड़ था, मालवा था, छोटा नागपुर पठार था, दंडकारण्य प्रदेश था। फिर दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आप लोगों ने देखा छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें तो इसमें आपने क्या क्या देखा, तो आपने इसमें देखा रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। उसके बाद नीचे आपने देखा अगर बात करें तो यहाँ पे आपने देखा अन्नामलाई की, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां देखा, अन्नामलाई की पहाड़ियां देखा, फिर कार्डमम की पहाड़ियां देखा आपने। तो इन चीजों का आपने अध्ययन किया मुख्य रूप से। तो ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत तीसरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग कंप्लीट किए हैं भारत के प्रमुख महा आइलैंड, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनका अध्ययन किया। और इसके साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन किया। किसका? तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान का, उसके साथ पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय मैदान का अध्ययन किए, अंडमान निकोबार का अध्ययन किए और लक्षद्वीप का अध्ययन। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है वो 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो अपवाह तंत्र को निम्न रूप से अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखी जाए, भौगोलिक संरचना देखा जाए, तो अपवाह तंत्र को निम्न रूप से हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियों की अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग मुख्य जो हो जाएगा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। दूसरी हम बात करने वाले हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। और तीसरा हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किन किन नदियों का अध्ययन करेंगे, तो मुख्य रूप से 3 नदियां और उनके सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। 3 नदियों की अगर बात करें तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, इसके साथ अध्ययन कर लेंगे। गंगा नदी के साथ बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इन नदियों का अध्ययन किसमें करेंगे, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के, यानी कि गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप लोगों ने देखा तो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जैसे सुकमस्त नदी हो जाएगी, ठीक है, संकोश हो जाएगा, तिस्ता हो जाएगा, मानस हो जाएगा,
ठीक है, दिहांग दिहांग हो जाएगा, दिहांग और तिहांग दो नदियां हैं, तो उनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मुख्य रूप से हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 नदियों का अपवाह तंत्र करेंगे और उसके साथ पूरी नदियां हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट की नदियां, पूर्वी घाट की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगेही, इन सारी नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा कौन सा? हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जानने से पहले मुख्य रूप से दो आप शब्द जानेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं नहीं चाहता आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटे। जैसे अगर बात करें तो अपवाह क्या होता है? अपवाह तंत्र में सर्वप्रथम अगर बात करें अपवाह क्या होता है, इसको आपको जरूरी है, क्योंकि क्या होता है आपको हर नदी की जब भी कोई नदी पढ़ाएंगे तो उसमें एक बार जरूर अपवाह का नाम हम लेने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि अपवाह क्या होती है। जब कोई नदी क्या करती है, जैसे कोई नदी है तो नदी एक निश्चित जल मार्ग की सहायता से बहती है। किसके सहायता से? तो निश्चित उसका एक मार्ग होता है। क्या होता है? नदी का क्या होता है? एक जल मार्ग होता है। और इस जल मार्ग को क्या कहते हैं? अगर कोई नदी है प्रॉपर, जैसे गंगा है, तो गंगा हमेशा ऐसे ही बहती है, ठीक है, ये उसका मार्ग है गंगा का। और गंगा का जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसको अपवाह कहते हैं, अपवाह। और जब किसी नदी के मार्ग और उसकी सहायक नदियों के मार्ग को भी जोड़ लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। वृक्षाकार अपवाह तंत्र प्रॉपर पूछा गया एग्जाम में है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। ये क्या होती है? जैसे कोई नदी है, मान के चलिए कोई नदी है, ये कोई नदी है, मान लीजिए गंगा है, ये गंगा है। अब ये क्या करती है? कोई नदी जब ढाल के अनुसार बहती है, ढाल के अनुसार बहे, और वह ढाल के अनुसार जब बहती है तो कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। कहीं यहां से कोई एक अलग नदी यहीं से कट के बन गई, यहां से कोई अलग नदी कट के बन गई, यहां से अलग बन गई। तो अगर क्या होता है, इनके जो अपवाह का एक तंत्र निर्मित होता है, अपवाह का एक आकृति निर्मित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। कैसे? तो ढाल का अनुसरण करें, इसके लिए क्या होनी चाहिए? तो ढाल का अनुसरण करें और वृक्ष के समान, वृक्ष के जैसे शाखाएं निकलती हैं तो वृक्ष की शाखाओं के समान आकृति धारण करे, शाखाएं के समान रूप निर्मित करे या मार्ग निर्मित करे, उसे क्या कहेंगे? तो उसे ध्रुव आकृतिक या वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द आपने जाना। अब हम कंप्लीट करेंगे हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो सर्वप्रथम हम किसका? तो हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आपने देखा, हम लोग पहले अध्ययन करने वाले हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। उसके बाद आपका हो जाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र। सर्वप्रथम हम देखते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी, ध्यान देंगे कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, ये आपका होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट स्थित एक हिमनद है जिसका नाम है सिंगी खबान हिमनद। इसका कहां से होता है सिंधु नदी का उद्गम? तो ध्यान रखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। कहां से होगा? तो तिब्बत से होता है। ये आपका तिब्बत का पार्ट है, भारत यहीं तक है, ध्यान रखेंगे, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है और ये तिब्बत का पार्ट है। और इसका उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत में। और कहां से? तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से। और कैलाश पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट स्थित कौन से एक हिमनद से होता है? तो वो आपका हो जाएगा सिंगी खबान हिमनद से होता है। किसका? तो सिंगी खबान हिमनद से किसका? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है।
उसके बाद मुख्य रूप से अगर देखें इसकी लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो 2880 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ये 1114 किलोमीटर चलती है। भारत में कहां से, तो यहां से भारत में प्रवेश करती है और यहां पे निकलती है, ध्यान रखेंगे। तो 1114 किलोमीटर क्या होता है ये, तो ये आपका 1114 किलोमीटर भारत में रहती है। बाकी इसकी पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो इसकी पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें से कुछ लंबाई यहां तिब्बत में होती है इसकी, और कुछ लंबाई कहां निकल जाती है, तो ध्यान रखेंगे यहां पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, ये भारत है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहां से भारत है और उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, यहां से पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। तो ये आपका हो जाएगा 1114 किलोमीटर जो है भारत में, बाकी 2880 किलोमीटर जो है टोटल जो इसकी दूरी है। अन्य दूरी कहां, तो ये आपका कुछ तिब्बत में हो जाएगा, कुछ पाकिस्तान में प्रवाहित होती। इसके बाद बात करें इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों को जानने से पहले ध्यान रखेंगे सिंधु नदी जो है वो किन किन दर्राओं की किन किन श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो आपने देखा लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से जाती है। कहां से, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से गुजरती है। दूसरा इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से ध्यान देंगे, सिंधु नदी के कहां पे, लेह लद्दाख जो है, लेह फेमस जगह है, और लेह कहां पे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के दाएं स्थित है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है सिंधु नदी के कहां स्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं पे स्थित है। ये आपका निकला सिंधु नदी, और लेह लद्दाख जो है वो यहां पे स्थित है। तो सिंधु नदी के कहां हो जाएगा, तो सिंधु नदी के दाएं स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी के दाएं स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य रूप से सिंधु नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदियां हम देखेंगे। इस स्थान का नाम ध्यान रखेंगे, इस स्थान का नाम है दमचोक। दमचोक ये कौन सा स्थान है, तो तिब्बत से जब सिंधु नदी निकलती है तो भारत में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती है, तो दमचोक में प्रवेश करती है। और ध्यान रखेंगे सिंधु नदी भारत के केवल एक राज्य, और वो भी यूटी, कहां से होकर गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से वर्तमान में होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे कहां से, तो केवल लद्दाख से होकर गुजरती है, लद्दाख से होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर से भी होकर गुजरती नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो केवल लद्दाख से सिंधु नदी गुजरती है। कहां प्रवेश करती है, दमचोक में। उद्गम स्थान कहां है, तो वो आपका हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट स्थित बोखरचू के पास में एक कौन सा हिमनद है, तो सिंगी खबान हिमनद है। आपको कहीं कहीं बोखरचू दे देगा, कहां से निकलती है, बोखरचू से निकलती है। अगर वो नहीं दिया तो एक दे देगा आपका सिंगी खबान हिमनद दे देगा। विकल्प में दोनों दे सकता है, तो आप बोखरचू और सिंगी खबान हिमनद दोनों को आप ध्यान रखेंगे। कहां से निकल गई, तो यहां से भारत में प्रवेश की, तो दमचौक में भारत में प्रवेश की। कहां से, तो दमचौक में प्रवेश करती है। भारत में टोटल 1114 किलोमीटर प्रभावित होती है, और इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा, 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। उसके बाद आपका कहां चली जाती है, तो पाकिस्तान चली जाती है। कौन कौन से, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा बात करें तो लेह लद्दाख जो है वो कहां स्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था ये। उसके बाद अगर बात करें सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो केवल लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से भी नहीं, केवल लद्दाख से होकर गुजरती है। और हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं इसकी सहायक नदियों। तो सिंधु नदी की सहायक नदी आपने देखा, तो ये आपका सिंधु नदी था। अभी तक आपने देखा ये आपका जो था वो सिंधु नदी था। सिंधु नदी। उसके बाद अगर बात करेंगे यहां से, तो झेलम नदी निकलती है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका झेलम नदी है ये, और ये सिंधु की सहायक नदी है। झेलम के बाद अगर देखेंगे तो आपका चेनाब नदी है, और चेनाब नदी कौन सा है, तो ये आपका चेनाब नदी है। चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी हो जाएगा। तीसरा आपका रावी नदी हो जाएगा।
ये सारे कौन है? तो ये सारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका ब्यास हो जाएगा, ब्यास, और यहां पे आपका सतलज हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम पंचनद नाम देते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या नाम देते हैं? तो आप इसको हम पंचनद नाम देते हैं। पंचनद मतलब 5 नदियां, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। और ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, उनको हम देखते हैं। इसको मैं मिटा रहे हैं। सहायक नदियों में अगर बात करें तो आपका सिंधु हो गया, और इसकी सहायक नदियां आपका हो जाएगा झेलम, झेलम। उसके बाद हो जाएगा चेनाब, चेनाब हो गया। उसके बाद क्रम से याद करेंगे, सिंधु के बाद झेलम हो जाएगा, उसके बाद चेनाब हो जाएगा, उसके बाद आपका रावी हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्यास हो जाएगा, उसके बाद आपका सतलज हो जाएगा, सतलज। अब आप कैसे याद करेंगे कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखेंगे, पहला काम, सिंधु की जिन नदियों को हम बता रहे हैं ये सिंधु के बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। किस साइड की हैं? तो बाएं साइड की। और ये इसके बारे में मुख्य रूप से हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सारी नदियां भारत में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे, एक शब्द आप याद रखेंगे, सीझे चरास। क्या याद करेंगे? तो सीझे चरास, सीधे चरा। आप ध्यान से याद कर लेना, सा से सिंधु हो जाएगा, उसके बाद झेलम हो जाएगा, चा से चेनाब हो जाएगा, रा से रावी हो जाएगा। यहां पे ब्यास है, उसको टिक छूट रहा, पर उतना आप ध्यान रखना कि रावी के बाद ब्यास है, और सा से सतलज हो जाएगा। तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्या हो जाएगा? तो सीधे चरास हो जाएगा। और ये आपका ट्रिक हो गया। कैसे ट्रिक हो जाएगा? तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम की नदियां हैं। पूछा गया आपको क्रम की नदियों के हिसाब से। इसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा चेनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब हो जाएगा। इन नदियों को हम डिटेल में अभी अध्ययन करने वाले हैं। यहां सहायक नदियों के रूप में आप अभी जान लीजिए थोड़ा सा। तो सीधे चरास हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, और सतलज। ये 5 नदियां जो हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन 5 नदियों में ध्यान रखना आप मुख्य रूप से कि झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास का उद्गम तो कहां होता है? भारत में होता है। किंतु आपने देखा था सिंधु नदी का उद्गम कहां था? तो कैलाश पर्वत श्रेणी अर्थात तिब्बत। कैलाश पर्वत कहां है? तो तिब्बत में स्थित है, जो चीन के अंडर में आता है। ध्यान रखेंगे, तो तिब्बत में। और इसकी सबसे ऊपर की सिंधु हो जाएगी। ये आपका सबसे ऊपर का हो गया। तो ये भी भारत में स्थित नहीं था, तिब्बत में स्थित था। और सबसे बाद यानी कि सतलज भी भारत में स्थित नहीं है। कहां से निकलती है? तो ये भी आपका तिब्बत से निकलती है। ध्यान रखेंगे, कौन सी? सबसे ऊपर की भी तिब्बत में निकलेगी, और सबसे नीचे की यानी कि सिंधु भी तिब्बत में निकलेगी, और सतलज भी तिब्बत में निकलेगी। दोनों का नाम क्या से है? तो सा से है। और दोनों कहां निकलती हैं? तो दोनों तिब्बत से। बाकी नदियों का उद्गम कहां होता है? भारत में। अब हम अन्य नदियों के उद्गम के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। आपने सिंधु नदी देखा, सिंधु नदी का उद्गम देखा, सारी चीजें देखा। अब हम देखने वाले हैं झेलम नदी। झेलम नदी, और झेलम नदी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी। यहां तक झेलम नदी है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, यहां से एक चेनाब नदी जब निकलती है, तो इसी चेनाब नदी में आके झेलम नदी मिल जाती है यहां पे। ठीक है, यहां पे आके मिल जाती है, और ये चेनाब नदी के रूप में आगे निकल जाती है। ध्यान रखेंगे। और चेनाब नदी जाके कहां मिली? तो ये आपका सिंधु में जाके मिल गई। ये सिंधु है, ये सिंधु है। ये सिंधु है। सिंधु हो जाएगा, ये झेलम हो जाएगा, ये झेलम हो जाएगा, ये आपका चेनाब हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। तो हम अध्ययन करने वाले हैं किसका? तो हम अध्ययन करने वाले हैं झेलम नदी का। झेलम नदी। अब झेलम नदी के अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो पीर पंजाल गिरिपथ की स्थित बेरी नाग के निकट एक शेषनाग झील है, वहां से होता है। कहां से? तो ये पीर पंजाल की श्रेणियां हैं, और इसके निकट में स्थित है एक कौन सा? तो एक निश्चित है एक झील, शेषनाग झील।
शेषनाग झील। तो कहां से हो जाएगा, तो झेलम नदी का उद्गम कहां से हो जाएगा, तो शेषनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील से। और ये कहां स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी के गिरपद यानी कि उसके तटीय यानी कि तटीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरी अगर हम बात करें झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी की बात अगर हम मुख्य रूप से और देखें झेलम नदी के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा, इसके तट पे एक स्थित है बूलर झील। ध्यान रखेंगे, यहां से शेषनाग झील से निकलती है और यहां पे एक बूलर झील स्थित है, बूलर झील। बूलर झील के बारे में ध्यान रखेंगे, बूलर झील मीठे पानी की झील है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी हो जाएगी, तो ये आपका मीठे पानी की झील हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ताजे जल की झील, ठीक है, ताजे पानी की झील हो जाएगी। अगला हम देखेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी पर एक डैम स्थित है, मंगला डैम। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मंगला डैम ये पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में क्यों, क्योंकि भारत का तो यही पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद झेलम नदी चेनाब में मिलने से पहले यहां पे क्या है, तो यहां पे झेलम नदी पे मंगला डैम स्थित है पाकिस्तान द्वारा। ठीक है, दूसरा अगर बात करें झेलम नदी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका ध्यान रखेंगे एक ट्रिक। ठीक है, इस पे और कौन कौन से डैम स्थित है भारत में, हो अगर बात किया जाए, भारत में अगर बात करें तो उरी परियोजना जो है कहां स्थित है, इसके बारे में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम तो इंपॉर्टेंट था कि कहां से है, उसके बाद यहां पे कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन सी नदी घाटियां स्थित है, उसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो उरी परियोजना पूछा जाता है किस नदी पे स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा झेलम नदी पे। दूसरा अगर बात करें, तुलबुल परियोजना एक है, आपने सुना होगा तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो ये भी आपका झेलम नदी हो जाए। तो ये आपका उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना कहां हो जाएगा, तो झेलम नदी, इसके बाद मंगला डैम। उरी, तुलबुल और मंगला डैम तीनों परियोजनाएं कहां हो जाएंगी, तो ये तीनों परियोजनाएं आपके झेलम नदी पे स्थित हैं। बात करें इसके ट्रिक की, तो याद रखना आप झेलम नदी के बारे में, झेल उरी तू मंगल को, झेल उरी तू मंगल को, झेल उरी तू मंगल को। झेल से मतलब झेलम हो जाएगा, उरी से उरी परियोजना, तू से तुलबुल परियोजना, मंगल से मंगला डैम परियोजना। ये कहां स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी के स्थित है। इसमें से बात करेंगे मंगला डैम, तो ये मंगला डैम भारत में नहीं, झेलम नदी पे ही स्थित है पाकिस्तान में। बाकी जो परियोजनाएं हैं ये कहां स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। तीसरा हम देखेंगे नदी, तो आपने देख लिया सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी। तीसरा हमारा हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में अगर देखें तो इसका उद्गम कहां हो जाएगा, तो इसका उद्गम हो जाता है बारालाचा दर्रे से। कहां से, बारालाचा दर्रे, आप दिमाग में याद रख लें। क्या से चेनाब, ठीक है, किस नदी, तो बा से बा हो जाएगा और यहीं से इसका उद्गम हो जाएगा। चेनाब का लास्ट उठाएंगे बा और यहीं से बारालाचा इसका उद्गम हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि आपको इतने फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं कि आपको प्रॉपर याद नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कितना भी पढ़ ले और ये बोले मैं सारे फैक्ट्स याद कर लूंगा, तो बिना आपके किसी ट्रिक, बिना किसी जुगाड़ से आप याद नहीं कर सकते। तो जैसे आपका सिंधु देखे तो आपने देखा बोखरचू हिमनद से, ठीक है, बोखरचू या सिंगी खवान था, वहां से था। उसके बाद आपने देखा झेलम, तो झेलम आपने देखा शेषनाग, शेषनाग झील से निकला झेलम नदी। और उसके बाद आपने देखा चेनाब, चेनाब में लास्ट में बा आया, और इसी बा को ध्यान में रखेंगे तो आपको बारालाचा याद हो जाएगा। बारालाचा याद होता, पर होता क्या है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है उस टाइम पे ध्यान नहीं आता कि बारालाचा से कौन सी नदी निकलती थी। तो चेनाब का बा से बारालाचा आप उठा लेंगे तो बारालाचा दर्रा हो जाएगा। और ये कहां स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और होता क्या है, चंद्र और भागा नामक दो नदियां हैं, इनके मिलने से किस नदी का निर्माण होता है, तो चेनाब नदी बनती है। चंद्र और भागा नामक दो नदियां हैं, उनके मिलने से चेनाब नदी बनती है। और इनका उद्गम कहां से हो जाएगा, तो बारालाचा दर्रे से हो जाएगा। दूसरी बात इसके बारे में हम जानेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी नदी, तो चेनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी लंबाई अगर बात करें तो 1180 किलोमीटर हो जाए।
कितना हो गया? तो 1180 किलोमीटर। सिंधु की आपने देखा तो 2880 था, 2880 किलोमीटर था। और इसका भारत में सिंधु में प्रवाह कितना था? तो 1114 किलोमीटर। और इसका कितना? तो 1180 किलोमीटर। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका चेनाब हो जाएगा। और ये आपका मैं सिंधु के बारे में बता दिया। थोड़ा सा आप तुलना करके पढ़ेंगे, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी, कंफ्यूजन आपका दूर होगा थोड़ा। तो ये हो गया चेनाब नदी। चेनाब की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं उनका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखेंगे चेनाब नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी ये है, और यही आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रॉपर चेनाब नदी है। बाकी आपने जो झेलम नदी देखा, ये झेलम नदी था, और झेलम नदी आके यहां पे क्या किया? तो चेनाब में मिल गया। उसके साथ आप देखेंगे, इसके बाद रावी नदी देखेंगे, रावी नदी भी आके चेनाब में मिलेगी। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास आके सतलज में मिलेगी। और सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज भी आके किसमें मिलेगी? चेनाब में पहले मिलेगी। उसके बाद चेनाब सारी नदियों को मिला के ले जाएगा किसमें? तो सिंधु नदी में मिलाएगा। और इनको नाम दिया गया, इन सारी नदियों को क्या नाम दिया गया? तो पंचनद नाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए कहा जाता है कि चेनाब नदी जो है वो किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में आपने देखा, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको देख लेते हैं। परियोजना, परियोजना की अगर बात करें, चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना स्थित है उसको हम देखें तो यहां पे स्थित हो जाएगा बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना कहां पे है? तो चेनाब में स्थित है। ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, सारी परियोजनाएं याद कराएंगे, एक एक नदियां याद कराएंगे, उसकी सहायक नदियां सारी ट्रिक से याद कराएंगे। ठीक है, आप 102 बार वीडियो देखिएगा, आपका कंफर्म है। प्रॉपर कीजिएगा क्या? कुछ तो आप रफ लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, कुछ चीजें अभी नोट कीजिएगा प्रॉपर। फिर उसके बाद अगर नोट कर लेते हैं पूरी तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम 5 से 6 वीडियो में कवर करेंगे। बहुत आपको मैं 30-40 वीडियो नहीं देने वाले हैं। हर वीडियो लगभग 1 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे रहेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं रहेगा। टोटल मैं आपको देने वाला हूं, मोटा मोटा मान के चलिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कोशिश करेंगे आपको 5 से 6 वीडियो दे दे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जिसमें मैपिंग मुख्य रूप से हो जाएगा और सौर मंडल हो जाएगा, ग्रहों ग्रहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंतर्गत कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो दे देंगे। कुल मिला के आपका 9 से 10 वीडियो पड़ेगा। 9 से 10 वीडियो से कोशिश करेंगे ज्योग्राफी के जो 18 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग हम 80% क्वेश्चन कवर कर लें। 80% क्वेश्चन उसमें से कवर कर लेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौन सी? तो चेनाब नदी देख रहे हैं। चेनाब नदी के बारे में हम मुख्य रूप से देख रहे हैं कौन सी परियोजना चेनाब नदी पे स्थित है उसको देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमने देखा चेनाब नदी पे कौन सी परियोजना थी? तो बगलिहार परियोजना जो थी वो चेनाब नदी पे थी। दूसरी परियोजना की बात करें, और याद कैसे होगा उसको भी ट्रिक में बता रहे हैं। चेनाब नदी पे बात करेंगे, बगलिहार परियोजना हो गया। दूसरा करेंगे सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है वो कहां पे है? तो ये भी आपका चेनाब नदी पे है। सलाल परियोजना भी कौन सी हो जाएगी? तो चेनाब नदी पे हो जाएगा। तीसरा अगर परियोजना की बात करें, दुलहस्ती परियोजना एक है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ये 3 परियोजना हो गया। तीनों परियोजनाएं कहां हैं? तो चेनाब नदी पे स्थित है। अब कहेंगे परियोजनाओं को कैसे याद रखेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, झेलम का मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया झेलम के लिए मैंने बताया था ट्रिक, झेलम के लिए। और क्या बताया था? झेल उरी तू मंगल को, झेल उरी तू मंगल को, मंगल को। झेलम की, झेल से झेलम हो गया था, उरी से उरी परियोजना हो गया, तू से तुलबुल परियोजना हो गया, मंगल से मंगला डैम परियोजना हो गया। तो ये आपने किसको देखा? तो ये झेलम पे स्थित है। अब हम देखेंगे कौन सी? तो चेनाब में देखेंगे। इसका भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। चेनाब पे, चेनाब का आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? सुबह के टाइम पे क्या खा के आते हैं नाश्ते के रूप में? एक सेहत और हेल्दी नाश्ता, चना। चना क्या करते हैं? तो आपका
चेनाब नदी जो हो जाएगा उससे आप चेनाब से चना याद करेंगे, और क्या हो जाएगा, तो चना बगल से धुल, चना बगल से धुल, चना बगल से धुल। अब चना से आपका हो जाएगा चेनाब नदी, सुबह चना खाने से पहले जरूर उसको धुलते हैं, भिगो के रखते हैं, तो चा से चेनाब नदी से चना हो जाएगा, और बगल से बगलीहाल परियोजना हो जाएगी। कौन सी, तो बगलीहाल परियोजना हो जाएगी। से सैलाल परियोजना हो जाएगी, और धुल से दुल्हस्ती परियोजना हो जाएगी। ये आपका हो गया। आपने देखा कौन कौन सी, तो आपने झेलम नदी पे स्थित परियोजनाएं देखा, उसके बाद आपने चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। जीरो से अगर बात करें, ग्रुप डे से लेके पीसीएस आईएएस के एग्जाम में भी परियोजनाएं पूछी जाती हैं, ज्यादातर लोगों को याद नहीं होती। होता क्या है, नॉर्मल एक जैसे दे दिया बगलिहाल परियोजना कहां स्थित है, छोटे एग्जाम में नॉर्मल दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा। बड़े एग्जाम में क्या देगा, 4-5 परियोजनाएं देगा, 4-5 नदियां दे देगा, और दे देगा, कहेगा मिलान करो। क्या करेगा, तो मिलान करने का, और वही क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है। तो आप ध्यान रखेंगे, परियोजनाएं याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर, नदियों का मोस्ट उद्गम याद होनी चाहिए, उसकी सहायक नदियां कहां से निकलती हैं, अगर कोई उसकी मुख्य विशेषता, जैसे सबसे बड़ी नदी है, सबसे छोटी है, उसके बारे में और कोई मुख्य रूप से विशेषता है, तो उसको भी आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो ये आपने देखा चेनाब नदी। चेनाब नदी के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टॉपिक थे उनको हमने देखा। अगला हम देखने वाले हैं, कौन सी नदी हमारी हो जाएगी, रावी नदी। रावी नदी हो जाएगी, ठीक है। और रावी नदी कहां से निकलती है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, और वो भी बृहद हिमालय। हिमालय की जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि हिमालय के कितने पार्ट में बताया था, तो सबसे पहले तो मैं ट्रांस बताया था, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले मैं आपको ट्रांस हिमालय बताया था, उसके बाद बृहद और महान हिमालय बताया था, उसके बाद मध्य और शिवालिक हिमालय बताया था, मध्य और लघु हिमालय, और उसके बाद हमने बाह्य अथवा शिवालिक हिमालय बताया था। तो ये कहां से निकलती है, तो ये इस बृहद हिमालय से निकलती है। ध्यान रखेंगे कहां से, तो बृहद हिमालय से निकलती है। और बृहद हिमालय में भी कहां, तो इसका हो जाएगा रा से रावी, रा से रोहतांग। कौन से दर्रे से, रा से रावी, रा से रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें कौन सी नदी, तो हमारी हो जाएगी रावी नदी। और ये किस में जाके मिलती है, तो आप सभी लोग जानते हैं सारी नदियां जाके चेनाब में मिल रही हैं, और चेनाब लास्ट में जाके किस में मिल रहा है, तो चेनाब लास्ट में जाके सिंधु नदी में मिल रहा है। चेनाब नदी में मुख्य रूप से आप देख लिए है कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उद्गम कहां से हो जाएगा, तो रोहतांग दर्रा। दूसरा अगर बात करेंगे चेनाब नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो चेनाब नदी के बारे में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है। चेनाब रावी नदी, तो रावी नदी के बारे में मुख्य रूप से कौन सी हो जाएगी, तो इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है उसको देखिए। तो इसका ट्रिक हो जाता है रावी मेरा थीम, रावी मेरा थीम, ठीक है। रावी से रावी नदी हो जाता है, मेरा से एक चमेरा परियोजना है, कहां पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी पे। और एक थीन परियोजना है, ध्यान रखेंगे, थीन परियोजना है, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना, ये दोनों कहां स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी पे, ठीक है। थीम परियोजना और चमेरा परियोजना, ट्रिक हो जाएगा रावी मेरा से चमेरा हो जाएगा, और थीम से थीन परियोजना हो जाएगा। तो आपने देखा रावी नदी। अगला हम कवर करने वाले हैं व्यास नदी। व्यास नदी की बात करें तो इसका मोस्ट आप ये ध्यान रखें कि केवल उद्गम ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में कहां, तो बृहद हिमालय में, और कहां, रोहतांग दर्रे से। तो आपने देखा रावी नदी और व्यास नदी का उद्गम कहां से, तो लगभग सेम जगह से इसका उद्गम होता है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें एक डैम स्थित है, ठीक है, कहां पे, तो कौन से, तो व्यास नदी पे एक डैम स्थित है। कौन कौन से, कौन सा डैम हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा हरिके बैराज, और दूसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। हरके बैराज और इंदिरा गांधी नहर।
इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये ब्यास नदी पे किया गया है। हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ब्यास उस पे किया गया, ब्यास नदी पे किया गया। दूसरी आप अगर बात करें तो पोंग एक परियोजना है, पोंग परियोजना। जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं है पोंग परियोजना, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी ब्यास नदी पे स्थित है। ब्यास नदी कहाँ जाके मिलती है? तो ध्यान रखेंगे ये ब्यास नदी है, और ये यहीं पे आके भारत में ही जाके आपका कहाँ मिल जाती है? तो सतलज से मिल जाती है। ध्यान रखेंगे ब्यास नदी ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? तो केवल भारत में है। भारत में ही उद्गम होता है इसका, भारत में ही यह जाके सतलज में मिल जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस पे कौन सी परियोजना? तो पोंग परियोजना, हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस पे स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ब्यास नदी पे स्थित हो। नेक्स्ट हम देखेंगे एक परियोजना और, ध्यान रखेंगे मैं भूल रहा था, मंडी परियोजना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मंडी परियोजना किस पे स्थित है? तो ये भी आपका हो जाएगा किस पे? तो वो भी आपका हो जाएगा ब्यास नदी पे। ध्यान रखेंगे ट्रिक मैं बता रहा हूं सारी नदियों का, तो इसका भी ट्रिक बताएंगे। ब्यास क्या होता है? तो मैथ में ब्यास जो होता है उसकी क्या होती है? तो मापा जाता है। ब्यास मापो, मां से आपका मंडी परियोजना हो जाएगा और पा से आपका पोंग परियोजना हो जाएगा। ब्यास मापो सबको याद रहेगा गारंटी के साथ, ब्यास मापो। और मां से आपका मंडी परियोजना और पा से आपका पोंग परियोजना, ये किस पे है? तो ब्यास नदी पे स्थित है। ब्यास नदी के बारे में मुख्य रूप से इतने था। हरके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, पोंग और मंडी परियोजना किस पे स्थित है? तो ब्यास नदी पे। इसका उद्गम कहां से होगा? तो ब्यास नदी का उद्गम भी आपका रोहतांग दर्रे के पास से होगा, और कहां से? तो ब्यास कुंड से होगा। और कहाँ अगर बात करें और, तो हिमाचल प्रदेश में होता है, सारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हम बात करेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों की सबसे लास्ट नदी की, और वो हो जाएगा आपकी सतलज नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत सबसे लास्ट बात करेंगे सतलज। ट्रिक आपने देखा था, सीधे चरास था। क्या था? ध्यान रखेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिएगा इसको, बार बार आपको काम आएगा। और कोशिश करेंगे आप अगर ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो याद तो हो जाएगा, फिर आप दोबारा भूल जाएंगे। सीधे चरास, सर्वप्रथम सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद सीधे चरास था, सॉरी सीधे चरास ये था। सर्वप्रथम आपने देखा सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद रावी, चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद सतलज। और जिस रावी और सतलज के मध्य स्थित था ब्यास। ध्यान रखेंगे उसको ऐसे याद कर लेंगे, छोटी सी नदी है। ठीक है, तो आपका ये आपका हो गया सिंधु। आपने देखा सबसे बड़ी क्या थी? सिंधु थी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो थी वो आपका चेनाब था। दूसरी बात आपने देखा सिंधु का उद्गम जो था वो कहां से? तो तिब्बत से। और सतलज का भी उद्गम आप देखेंगे तो तिब्बत के पठार में स्थित कौन से? तो राक्षस ताल झील से स्थित है। राक्षस ताल झील से इसका उद्गम होती है कौन सी? तो सतलज नदी। कहां से? तो तिब्बत के पठार से। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली नदी और सबसे लास्ट की नदी दोनों का उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत के पठार में होता है। ठीक है, तिब्बत के पठार में। दूसरी बात आपने देखा इसमें, सिंधु देखा, झेलम देखा, रावी देखा, चेनाब देखा, रावी देखा, ब्यास देखा, उसके बाद सतलज। तीसरा हमारा है सतलज। तिब्बत के पठार में स्थित राक्षस ताल झील से इसका उद्गम होता है। और सतलज पे बात करें कि अगर इसकी वो बात करें कि कौन कौन सी परियोजनाएं इस पे स्थित है, तो ये बात करेंगे तो टोटल 400 किलोमीटर जो है ये यहां से निकलती है। और ये कौन सा झील हो जाएगा? तो राक्षस ताल झील हो जाएगा। उसके बाद करेंगे, यहां ये भारत में प्रवेश कर रही है, और कहां पे निकल रही है? यहां पे। और यहां पे जाके ये किसमें मिल रही है? तो ये आपका चेनाब में मिल रही है। ध्यान रखेंगे चेनाब, चेनाब में। सतलज को कहां जाके मिलती है? चेनाब में। किंतु सिंधु की अगर सहायक नदियां पूछी जाए तो सतलज को भी गिना जाता है उसमें। ठीक है, अगला बात करते हैं सतलज की। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा सतलज को भाई नाश। सतलज,
सतलज को भाईनास। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। अब आप कहेंगे कि इससे क्या अर्थ निकला, तो सतलज से सतलज नदी हो जाएगा। को से आप अगर बात करेंगे तो कोल डैम परियोजना कहां स्थित है, सतलज पे। याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। कोल डैम परियोजना। भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ई से इंदिरा गांधी बैराज, ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी बैराज जो है वो सतलज और ब्यास के मिलन स्थल पे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी बैराज। इंदिरा गांधी बैराज कभी कभी आपको ब्यास अगर विकल्प में दिया है तो उसको चूज कीजिएगा, अगर ब्यास नहीं है तो सतलज आप चूज कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी हो गया। ना से नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। और सा से सरहिंद परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरहिंद परियोजना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं थी, 1 2 3 4 और 5, कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है सतलज नदी पे। ट्रिक क्या है, तो आपने देखा सतलज को भाईनास, सतलज मतलब सतलज नदी हो जाएगा। को से कोल डैम परियोजना, भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से आपका इंदिरा गांधी नहर, ना से नाथपा झाकरी परियोजना, सा से सरहिंद परियोजना। तो ये आप अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नोट कीजिएगा इसको सभी लोग, प्रॉपर नोट कीजिएगा। ट्रिक को कोशिश कीजिएगा एक जगह कर लीजिएगा, वरना मैं रुकिए करके देता हूं आपको, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। जैसे आपने क्या देखा, आपने झेलम देखा। नदियों की अगर बात करें तो नदियों में आपने देखा सीधे चरास याद किया। एक 5 मिनट में आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, ठीक है। टोटल सीधे चरास याद किया, सीधे चरास। और इससे याद किया क्या कि 5 नदियों का नाम याद किया। सी से सिंधु याद किया आपने, झे से झेलम याद किया आपने, चा से चेनाब याद किया आपने, रा से रावी याद किया आपने। रावी और सतलज के मध्य मैंने आपको बताया था एक ब्यास छोटी सी नदी है, तो उसको प्रॉपर लिख लेंगे ब्यास, ठीक है। और सा से आपने सतलज याद किया, सतलज याद किया। ये सीधे चरास से तो आपको इन नदियों का नाम याद हुआ। अब इन नदियों पे कौन सी परियोजनाएं स्थित है, तो आपने सिंधु से क्या ध्यान रखेंगे, तो सिंधु तो आपको प्रॉपर नदी है, इस पे कोई परियोजना नहीं है। झेलम पे मैंने आपको बताया था झेल उरी टू मंगल को, झेल उरी टू मंगल को, मंगल को। और झेल से झेलम, झेलम हो जाएगा। उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, मंगला डैम परियोजना, ये कहां स्थित था, तो 3 परियोजनाएं उरी, तुलबुल और मंगला डैम। ध्यान रखेंगे उरी, तुलबुल और मंगला डैम कहां, तो झेलम हो गया। चेनाब की अगर हम बात करें तो चना बगल से धुल, चना बगल से धुल। चना से आपका चेनाब नदी हो जाएगा, बगल से बगलिहाल परियोजना हो जाएगा, से सेलाल परियोजना हो जाएगा, और धुल से दुलहस्ती परियोजना हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, तो चेनाब नदी पे। यही आपको गारंटी के साथ याद हो जाएगा। 2-3 बार आप पढ़ना, हो सकेगा तो पूरी वीडियो कम से कम 2 बार आपने देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रावी। रावी की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा रावी मेरा थीम। मैंने इसमें बताया था रावी मेरा थीम। रावी मेरा थीम। अब चमेरा परियोजना, मेरा से हो जाएगा, रावी से तो रावी नदी याद रहेगा आपको। चमेरा से चमेरा परियोजना मेरा से हो जाएगा, और थीम परियोजना एक थी तो थीम से याद हो जाएगा। उसके बाद ब्यास, तो सभी लोग मैथ के स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ मैथ जरूर पढ़ेंगे अपने जीवन में। तो ब्यास को क्या जाता है, तो मापा जाता है। तो ब्यास मापो, ब्यास मापो। मंडी परियोजना और पोंग परियोजना कहां स्थित है, तो ये ब्यास नदी पे। सतलज परियोजना की अगर बात करें सतलज पे, तो सतलज को भाईनास, मैंने आपको बताया सतलज को
भाई नास। और मैंने बताया सतलज से, आपको सतलज याद रहेगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रिक आप बनाइए तो उस ट्रिक को बनाने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये ट्रिक किस लिए बना है और किसका उत्तर है, ये भी आपको ध्यान में रहे। होता क्या है, आपको ट्रिक, ये 4-5 ट्रिक है। अब अगर मैं बता दूं उरी तू मंगल को बगल से धूल, ठीक है मैं बता दूं, पर आपको ध्यान ही नहीं रहेगा बगल से धूल किस नदी पे। तो चना बगल से धूल तो चेनाब नदी, झेल उरी तू मंगल को तो झेलम नदी, ठीक है। राबी मेरा थीम तो राबी नदी, सतलज, सतलज को भाई नाच तो सतलज नदी। तो को से कोल डैम परियोजना, भा से भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से इंदिरा गांधी नहर, ना से नाथपा झाकरी परियोजना और सा से सरहिंद परियोजना। किस पे हो जाएगा, तो ये आपका सतलज नदी पे हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया, कौन सी हो जाएगी, तो हमने मुख्य रूप से कंप्लीट कर लिया अभी तक सतलज, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां जितनी थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप देखे होंगे मुख्य रूप से हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत पहला अपवाह तंत्र जो हमारा है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा होगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी, उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास, जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्लास बिल्कुल लंबी नहीं करेंगे, बाकी इसकी प्रॉपर मैराथन क्लास मैं आप सभी लोगों को दूंगा, ठीक है। अभी छोटी छोटी क्लास आप कवर करें इसको। अगला हम क्या देखने वाले हैं, गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे, जिसके अंतर्गत बात करेंगे गंगा नदी कहां से निकलती है, किन जगह से, उसको देखेंगे। दूसरी बात, गंगा नदी के अंतर्गत इसकी सहायक नदियों को भी हम देखेंगे, इन नदियों के प्रॉपर मैप के अंतर्गत। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, चैनल अभी छोटा है, सपोर्ट की जरूरत है। चलते हैं, बाकी सभी लोगों को धन्यवाद।